नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ पतंग की चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार हैं श्री आलोक धनवा जी। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमें आलोक धनवा जी का साहित्यिक परिचय जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो पहले दो रचनाएं देखते हैं, भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां। इसके बाद भावपक्ष देखते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात रहे हिंदी कवि आलोक धनवा जी ने अपनी रचनाओं में भावनात्मक स्तर पर जिज्ञासा को काफ़ी प्रतिष्ठित किया है। जब हम इनकी कविताओं को देखते हैं या इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से कई सारी जिज्ञासाओं से घिर जाते हैं। ये इनकी विशेषता रही है कि इनकी रचनाएं मन के स्तर पर जिज्ञासा को उत्पन्न करने में काफ़ी सफल दिखती हैं। आपकी कविता के मूल में निहित भाव एक ऐसा पाठक वर्ग तैयार करने में सशक्त भूमिका निभाते हैं जो काव्य के बिंबों को मूर्त रूप में अनुभव करते हैं। स्पष्टता है आपकी रचनाओं में सहज रचनात्मक भावाभिव्यक्ति को परिलक्षित किया जा सकता है। कला पक्ष जब देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आपकी अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के मन में कलात्मक संवेदनाएं जगाने वाले कवि आलोक धनवा जी की रचनाओं में व्याकरण के स्तर पर शुद्धता और सटीकता को काफ़ी प्रासंगिक रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मानवीकरण अलंकार की स्थापना आपकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता बन गई है। मानवीकरण अलंकार को हम बहुतायत से प्रेक्षित कर सकते हैं इनकी रचनाओं में, क्योंकि इनकी एक रचना है पतंग। उन्होंने कई सारी ऐसी व्याख्याएं उसमें दी हैं, कई सारे ऐसे उपमान दिए हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये मानवीकरण अलंकार को प्रदर्शित करता है। ठीक है। मुक्त और बद्ध छंदों का आपने उन्मुक्तता से प्रयोग किया है। मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के छंद। मुक्त छंद वो होते हैं जो पूर्व पर छंदों से जिनका कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। और कुछ होते हैं बद्ध छंद। बद्ध छंद वे होते हैं जो एक दूसरे से संबंध होते रहते हैं, अगले छंद का पहले इससे पूर्व वाले छंद से संबंध होगा। ठीक है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि उपमा अलंकार और लक्षणा शब्द शक्ति आपकी कुछ रचनाओं जैसे पतंग को विशेष रुचिकर बनाती है। उपमा अलंकार का बहुत प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, एक प्रारंभिक रचना के रूप में पतंग को ही देख सकते हैं, तो यहाँ पर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है ना। और भी तमाम जब लक्षणा शब्द शक्ति होती है तो इनकी रचनाओं के जो अर्थ होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति से बहुतायत में निकाले जाते हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति को मेंशन कर सकते हैं। जैसे पतंग को विशेष रुचिकर बनाती है। आपने अपनी रचनाओं में दोनों हिंदी के तद्भव और मूल तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में लयात्मकता है, यानी कि गेयता है, रचनाओं को गाया जा सकता है। साहित्य में स्थान जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं जब हिंदी कवियों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दी गई है इनके बारे में कि इन्होंने थोक में कविताएं लिखना उचित नहीं समझा है ना, या फिर इन्होंने थोक में कविताएं नहीं लिखी, या फिर थोक के भाव में कविताओं का लेखन नहीं किया है, ऐसी बातें। और इनका जब सारगर्भित इसको करते हैं तो ये अगर आप वाक्य लिखेंगे तो बहुत बेहतर आपका साहित्यिक परिचय बन जाएगा। जब हिंदी कृतियों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा, हिंदी काव्य जगत आलोक धनवा जी के आलोक में प्रकाशित नजर आएगा। एक गंभीर रचनाकार के रूप में आपका हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। हिंदी जगत हमेशा आपका ऋणी रहेगा। बहुत अच्छी व्याख्या बन जाएगी। इस तरीके से आप लिखिए, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए अब सीधे सीधे व्याख्या पर चलते हैं। प्रथम पंक्तियां हैं, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अर्थात सबसे तेज बौछारें गई। भादों का जो महीना होता है, हिंदी के 12 महीने होते हैं, उनमें से एक महीना होता है भादों का महीना। वो बहुत बरसात वाला महीना होता है, जिसमें बहुत सारी बरसात और बौछारें आती हैं। तो वो महीना बीत गया है। इस समय का चित्रण किया जा रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में जिस समय का चित्रण किया जा रहा है उसमें भादों का महीना बीत गया है, अर्थात बहुत तेज तेज जो बौछारें होती थी, बरसात होती थी, वो समय बीत गया है। सवेरा हुआ और एक नया सा सवेरा प्रकृति में दिखाई देता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा बताया गया है। सवेरा कैसा है? एक चमकीली सी आभा और लाल सा तेज बिखरा हुआ है प्रकृति की छटा में, जो खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सा प्रतीत होता है। अपनी सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सरद यानी कि
जो ठंडक वाली ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, वो पुलों को पार करते हुए ऐसे आई है मानो वो अपनी तेज साइकिल चलाते हुए, चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए कई पुलों को पार करते हुए कोई बच्चा आया हो और मानो पतंग उड़ा रहे बच्चों को इशारा करके बुला रहा हो। उसी प्रकार से शरद ऋतु भी आई है। नीचे लिखा भी है, चमकीले इशारों से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अर्थात चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए शरद ऋतु ने आकाश को इतना मुलायम सा बना दिया है मानो कि कवि कहते हैं कि शरद ऋतु ने आकाश को यानी कि आसमान को इतना मुलायम या नर्म या सहज सा बना दिया है कि पतंग जो है वो ऊपर उठ करके उन्मुक्त रूप से आकाश में उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जिसे माना है वो पतंग को कह रहे हैं, पतंग उड़ सके और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतंग जो होती है दुनिया का सबसे पतले कागज की संज्ञा उसे दी गई है और वो उड़ सके ऐसा आकाश को बना दिया गया है शरद के द्वारा। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बांस के छोटे छोटे टुकड़ों और कागज से मिलकर के बनी हुई पतंग उड़ सके, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश शरद के द्वारा की जा रही है। शरद एक ऋतु है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और जब पतंग उड़ेगी वो बांस के टुकड़ों और कागजों से बनाई गई पतंग जब उड़ेगी तो बच्चों की सीटियां और किलकारियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब हम देखते हैं गाँव में पतंग उड़ती है, गाँव में या शहरों में आकाश में जब पतंग उड़ती है तो छोटे छोटे बच्चे सीटियां बजाना और किलकारियां मारना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही मनोहारी सा दृश्य हमें देखने को मिलता है। और तितलियों की इतनी सी नाजुक दुनिया और उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें आसमान में छोटी छोटी लगती हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ऊपर होती हैं और वो छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियों को जैसे प्रतीत होती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्टैंजा देखते हैं। अगले स्टैंजा में कहा गया है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा खेलते कूदते हैं, कई बार उनको खरोंच भी लग जाती है, चोट भी लग जाती है छोटी पूरी, लेकिन कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, अर्थात उनका कोमल गात जो होता है हर तरह की चोट और खरोंच को सहने के योग्य होता है। उनका सुकोमल सा शरीर भी पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ, बेचैन पैरों के पास, अर्थात उनके पैर स्थिर नहीं रहते हैं, वे सारी पृथ्वी को चलकर नाप डालना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, जब वे बिना किसी की सुध किए, बिना कोई ख्याल मन में लाए, बिल्कुल उन्मुक्तता से दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। छतों को नरम बनाते हुए का अर्थ है जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं, बहुत तेज तेज अपने पैरों की थाप लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि छत भी इनसे नरम हो जाएगी। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे अपने पैरों की पदचाप या बहुत तेज तेज धाप छोड़ते हैं और जल्दी जल्दी से दौड़ते हुए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में मृदंग सी आवाज या मृदंग सी ध्वनि गूंज रही है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का अर्थ होता है जब बच्चे पतंग हाथ में लेकर के आगे की तरफ दौड़ते हैं या हवाओं की विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो एकदम से थोड़ा सा हल्कापन सा महसूस होता है, उनके दौड़ने की दिशा में वो पेंग भरने वाला अनुभव होता है। आप अनुभव कर सकते हैं इसे डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर ऐसा लगता है जब वे बच्चे पतंग को लेकर के दौड़ते हैं तो किसी लचीली सी डाल की तरह आगे फर्राटे से चले जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक। और वो छतों के जो खतरनाक से किनारे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि छतों की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ऊंची नहीं होती हैं, तो वो खतरनाक किनारे कहा गया है उन्हें। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? उनके शरीर का रोमांचित संगीत, उनकी खुशी और उनका उल्लास, उनका हर्ष, उनके मन की जो एकांतिक
खुशी है वो उन्हें गिरने से बचाती है, यानी कि उन्हें थामे रहती है। और सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, बहुत ऊंचाइयों पर जब पतंगें उड़ रही होती हैं तो एक छोटे से धागे के सहारे छोटा सा बच्चा उन पतंगों को थामे रहता है। ठीक है। फिर कहा गया है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी उड़ रहे हैं। जैसे पतंगे उड़ रही हैं उसी तरह बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ होता है छिद्र या फिर छेद। जो कई सारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो छेद युक्त होते हैं, जिनमें छेद होते हैं, और जब बच्चे दौड़ेंगे पतंग को हाथ में लेकर के तो उनमें हवा भरती है और ऐसा लगता है कि वो भी उड़ रहे हैं, है ना। और ऐसा बच्चे अनुभव करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, मान लो कि कभी वो गिर भी जाएं, छोटी मोटी गिरावट भी उनको महसूस हो और बच जाते हैं, और वो बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब तो और भी उनका उत्साह बढ़ जाता है, वो उत्साह में दोगुने हो जाते हैं और सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अर्थात पतंग उड़ाने के लिए फिर से बेचैन दिखते हैं। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे पृथ्वी को अपने पैरों से नाप लेना चाहते हैं और उनके पैर कभी स्थिर नहीं रहते हैं, यानी कि उनके पैर कभी रुकते नहीं हैं और उनका उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। जब इस पाठ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले प्रश्न आएंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ पतंग से लिया गया है, जिसके रचयिता आलोक धनवाजी हैं। प्रसंग में आप यदि आप विशेष समझ पाते हैं तो संदर्भित जो भी दिया रहेगा उसका प्रसंग लिखेंगे, अन्यथा आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बच्चों के शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा और उनके कोमल उल्लसित मन और उत्साह को रेखांकित किया है, या बच्चों के सुकोमल प्रवृत्ति को रेखांकित किया है, या पहला स्टेंजा है उसमें प्रकृति के मनोहारी दृश्य का वर्णन किया है, या प्रकृति और बच्चों के मनोहारी सामंजस्य का वर्णन किया है। ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। व्याख्या को समझा ही दिया गया है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने के बाद एक चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं विशेष, उसमें आप 2-3 पॉइंट्स और डाल सकते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, मानवीकरण और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर हुआ है अक्सर हुआ ही है। ठीक है ना। साथ साथ या 2 ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें बीच में डैश होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है। उस पर हम डेली और वीकली क्विज कराते हैं, हिंदी विषय की और भी विषयों की कराते हैं। मेरा प्रयास है कि गांव या देहात में बैठा हुआ एक बालक भी हिंदी जैसे विषय को उतनी ही सटीकता से पढ़ सकता है जितना कि किसी शहर की बड़ी कोचिंग में बैठे हुए विद्यार्थी केमिस्ट्री और बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो हम इस लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। आप लोग सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को शेयर कीजिए। मैं कोशिश करता रहूँगा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की। मैं जो भी कंटेंट तैयार करता हूँ, हालांकि मुझे खुद पहले से बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं तैयार करता हूँ तो 2-3 बुक से रिसर्च करता हूँ उसकी। तो ये जो मेरा कंटेंट होता है वो यूट्यूब की नकल वाली दुनिया से बिल्कुल परे ऑथेंटिक और जेन्युइन होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन। बाय। मिलते हैं किसी नए